हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न ग्रामर विद मी। तो आज हम पढ़ेंगे समास। समास बहुत पेपर में आते हैं, बहुत 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इनको पढ़े समझे ताकि पेपर में हम फुल मार्क्स ला सकें और पेपर में हम इनको अच्छे से समझ के कर सकें। एंड मैंने अपने इस चैनल पे अलंकार के मॉडल्स की वीडियो डाली हुई है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना समास। परिभाषा क्या होती है समास की? दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब ये दोनों देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्द, जैसे ये है ना गंगा का जल, गंगा जल है, दो है ये शब्द, गंगा अलग और जल अलग, इनके मेल से जो शब्द देखिए पे ना, गंगा जल, दो शब्द मिलके एक बन गया, इनको हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, ये नया शब्द बन गया। अब इस मेल की प्रकार समास कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? समास भी कहते हैं। समास होने पर बीच के विभक्तीय शब्द तथा और आदि अव्यय का लोप होता है। समास होने पर जो बीच के विभक्तीय शब्द होते हैं ना, विभक्तियाँ और ये सब आदि जो अव्यय होते हैं ना, इनका भी हमें लोप हो जाता है। अब आगे देखते हैं, समास का समझ आ चुका है हमें। समस्त पद और पूर्व पद, ये क्या होता है? पूर्व पद, उत्तर पद। देखिए, समास में दो पद शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे पूर्व पद और उत्तर पद, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले पद को हम कहते हैं पूर्व पद, क्या कहते हैं? पूर्व पद। और दूसरे पद को हम लोग कहते हैं उत्तर पद। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें एग्जाम्पल भी गिवन है, जैसे गंगा जल। गंगा जल कैसे? इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। गंगा जल, देखिए गंगा पूर्व पद, गंगा पहला शब्द है और जल दूसरा है, तो उसको पूर्व पद उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समास विग्रह देखते हैं। सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जो इन सब के बीच में जो संबंध होता है ना, उनको हम स्पष्ट कर देते हैं। जैसे राजपुत्र, अब हमें गिवन है राजपुत्र। राजपुत्र क्या होता है? राजपुत्र क्या होता है? राजपुत्र राजा का पुत्र। ठीक है, तो हमने इसको बता दिया ना, मतलब हमने संबंध को स्पष्ट कर दिया। क्या संबंध है राजपुत्र से? तो राजा का पुत्र है, वो ये संबंध है, तो इसलिए हमने संबंध को स्पष्ट कर दिया, तो हम इसको कहते हैं समास विग्रह कहलाता है। ये सब ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, समास के हम भेद पढ़ते हैं। समास के हमें चार, मतलब हमें यहाँ पे 4 भेद गिवन है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। समास के भेद ये सब है: अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। एक बार हम अव्ययी भाव समास पढ़ लेते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, आमरण, मृत्यु कर, इनमें यथा और आ अव्यय है। देखिए, जैसे अव्ययी भाव क्या होता है? अव्ययी पद में पहला पद प्रधान होता है। याद दीजिए, याद करिए, मतलब ये इसकी परिभाषा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। याद हो जाएगा? ठीक है, ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब अव्ययी भाव कैसे पहचाने? जैसे यहाँ पे हमें गिवन है, हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं यथा समय, यथा समय में लिख दिया। इसका क्या होगा? समय के अनुसार। तो बीच में जब आगे आगे ना यथा, यथा आगे आगे, तो ये हो गया हमारा अव्ययी भाव। जैसे आमरण, आगे आगे, जैसे ऐसे छोटे छोटे शब्द लगे ना आगे, उसको हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। कई सारे शब्द होते हैं ऐसे जो आगे लगते हैं, यथा, आ, बहुत सारे शब्द होते हैं जो इनके आगे लगते हैं, तो उनको हम कहते हैं अव्ययी भाव। आपको समझ आ जाएगा पेपर में। ये हम तत्पुरुष समास को देखते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब अब इसके भी आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समास का जब उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, उत्तर पद बताया था ना, और प्रधान होता है, और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास, तो फिर आप इसको याद कर लीजिए। जैसे तुलसी द्वारा कृत, तुलसीदास कृत, तुलसी द्वारा कृत। मैं इसको किसी और एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमें गिवन है रसोई घर, इसमें जब मुझे स्पष्ट करना होता है इसको, कि यहाँ पे हमें गिवन है रसोई घर, तो इसको क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। ओके, क्या बनेगा? रसोई के लिए घर।
रसोई घर को पूरा स्पष्ट कर दें जब तो हमारा होता है तत्पुरुष समास। अभी आपको अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, और आगे हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास तो बड़ा इजी होता है। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता है वह द्वंद्व समास होता है। विग्रह करने पर क्या लगता है उसका, और या लगता है। कैसे, जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जैसे हो गया हमारा पे माता पिता, बीच में चिन्ह लग जाता है, देखिए ऐसा कुछ, माता पिता। उस तरह से लिखिए माता और पिता, इसमें और लग जाए ना बीच में, और ये या लग जाए तो वो होता है द्वंद्व समास। और बड़ा इजी है, ऐसे कुछ भी आपको गिवन होगा बीच में चिन्ह लगा के तो आप समझ जाइएगा उसमें और लगाना है या लगाना है, आप उसको पढ़ के देख लीजिएगा। ओके, बड़ा इजी है ये भी। अगला देखते हैं हमारा क्या है अगला, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास मतलब जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, से बहुव्रीहि समास के देखिए। जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, मतलब दोनों पद की ओर इशारा नहीं जाना, दोनों पद अप्रधान है पर किसी तीसरे पद की ओर इशारा जाए। इसका आसान सा आपको परिभाषा बता रही है, उसको याद कर लीजिए। जिसमें दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे पद की ओर संकेत हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब बहुव्रीहि समास का क्या होगा, जैसे अब आपको देती हूँ बहुव्रीहि समास का उदाहरण। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देती हूँ बहुव्रीहि समास का। तो मैं आपको इसको उदाहरण देती हूँ। इसका होगा नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका। अब किसका नीला कंठ है, अब नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। किसका नीला कंठ है, शिव जी। तो देखिए हम किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। तो हमारा ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अव्यय को कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद इसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। देखिए, इसमें समस्त पद अव्यय होता है। समस्त पद जो पहला पद उसको अव्यय होता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता। समास लगने के बाद भी उसका रूप नहीं बदलता, वही रहता है। और इसमें विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है। विभक्ति चिन्ह मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। जैसे हम विभक्ति चिन्ह कब, जैसे आप पढ़ते होगे संस्कृत में तो ऐसे लगता है ना कुछ न्यू कुछ ऐसा, तो फिर ये होता है विभक्ति चिन्ह। हम आगे इसके कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण गिवन है आजीवन, जीवन भर। देखिए यहाँ पे आ लग गया आगे, मतलब अव्यय भाव है। यथा सामर्थ्य, यथा लग गया सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, फिर से यथा लग गया शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा क्रम, क्रम के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, रोज रोज। देखिए यहाँ पे ये मेन होता है, हर रोज, हर लग गए यहाँ पे तो रोज रोज। ठीक है, ये सब इसको उदाहरण को याद कर लीजिए। वैसे आपको याद करना जरूरत है, जहाँ पे आगे ऐसा कुछ लग जाए, समास बदले ना वो और समस्त पद अव्यय बन जाए, वो आगे कुछ छोटा शब्द लग जाए, आ, यथा, हर, ऐसा कुछ लग जाए, तो फिर वो क्या होता है, क्या कहलाता है वो, अव्यय भाव समास। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास के प्रकार कितने होते हैं। विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। जब विग्रह उसका करे तो एक कारक निकलता है, कारक निकलता है तो वह समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझते हैं। गिरकाहट, गिरह को काटना। कुछ उदाहरण हमें गिवन है। देखिए पे कुछ इस तरह के कुछ ज़्यादा ही होते हैं तत्पुरुष समास में, मतलब बहुत सारे इसके भेद होते हैं, पर हम ये सब भेद नहीं पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ते हैं। भेद पढ़ने की जरूरत नहीं है इन सबकी, हम आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास मतलब सब एक ही हो, मतलब बेबी भेद पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप अभी छोटी क्लास में है तो हम भेद नहीं पढ़ेंगे, मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे गिरकाहट, गिरह को काटने वाला, मतलब ऐसे बताए ना, तो मन चाहा। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे सब स्पष्ट करें ना पूरा, तो क्या होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जब क्या होता है, जब समास का उत्तर पद, मतलब जो समास का उत्तर पद है, पहला पद है, वो क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण, विशेष्य हो, मतलब इन दोनों में विशेषण, विशेष्य हो। ठीक है ना, और उपमेय उपमान का भी संबंध हो, कुछ भी हो सकता है, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान का संबंध, तो वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास।
तो फ्रेंड्स हम कहाँ पे थे, हम देख रहे थे कर्मधारय समास मैंने आपको समझा दिया था। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। समस्त पद देखिए, समास विग्रह देखिए, हमें उदाहरण हमें यहाँ पे दिया है, देह लता, देह रूपी लता। ठीक है, ऐसे जब है ना किसी बीच में विशेषण हो, आगे विशेष्य हो, उपमान उपमेय हो, तो वो क्या होता है कर्मधारय समास। नील कमल, नीला कमल, ऐसे जब आगे नीला नीला क्या होता है विशेषण, तो ये बन गया हमारा कर्मधारय समास। सज्जन सत अच्छा जन, समस्त पद। अब देखिए यहाँ पे दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ये भी हो गया कर्मधारय। पीताम्बर, पीला अंबर वस्त्र, नरसिंह नरों में सिंह के समान। ठीक है, हमने ये सब अपने उदाहरण पढ़ लिए जिसमें विशेष्य विशेषण आपको दिखे और उपमान उपमेय दिखे, वहाँ क्या होता है कर्मधारय समास। ओके, अब हम जरा द्विगु समास की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें द्विगु समास की बने। द्विगु समास आप देख लीजिए, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें समूह अथवा समाहार का बोध होता है, जिसमें पहला शब्द जो है संख्यावाची हो, मतलब संख्या हो उसके अंदर आगे, वो क्या होता है द्विगु समास। अब इसको समझते हैं, जैसे उदाहरण में गिवन है त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तो तीन आ गया ना पे, पहला संख्यावाची है तो ये पता चल गया बिल्कुल त्रिगु है। नवग्रह, नौ ग्रह का समूह, फिर से चल गया आगे, नौ आ गया। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। समझ आएगा, इसमें पहले हमारे संख्या गिवन हो, उसके बाद कुछ बड़ा समास बन जाए तो वो क्या होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास समझते हैं, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एव लगता है वह द्वंद्व समास। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब द्वंद्व समास होता है, जब और लगता है या लगता है तो वहाँ क्या होता है द्वंद्व समास। यहाँ पे कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे गिवन है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। उच्च नीच, ऊंच और नीच। अनजल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। बड़ा इसे आपको समझ आ ही गया होगा। बहुविधि समास, बहुविधि समास में क्या होता है बता दिया तो पहले भी, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुविधि समास कहते हैं। मतलब जिसमें दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे पद की ओर इशारा हो रहा हो, वहाँ क्या होता है वहाँ क्या होते हैं बहुव्रीहि समास। तो अब यहाँ पे कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण हमें गिवन है दशानन, बड़ा कर देती हूँ उसको मैं ताकि समझ आ जाए। मैंने दशानन, 10 है आनन मुख जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है, देखिए उसमें भी नीला कमल था, इसमें भी नीला है, पर ये कर्मधारय नहीं समझ लीजिए कब नीला लग गया तो वो नील कमल था, ये नीलकंठ है इसीलिए। तो फिर देखिए यहाँ पे सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी। सुंदर लोचन किसके, मेघनाथ की पत्नी के, तो वो हो गए सुलोचना। पीताम्बर, पीले है अंबर वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उधर पेट जिसका अर्थात गणेश जी। गणेश जी का लंबा उधर है मीन्स लंबा पेट है, तो वो क्या हो गया गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट, जिसमें दुरात्मा जैसे तीसरे पद की ओर इशारा कर रही है सब लोग, जिसमें पता चले कोई वस्त्र दुष्ट पेट ये सब, तो वहाँ होते हैं बहुव्रीहि समास। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए हम कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है, देखिए इनमें अंतर होता है। देखिए कर्मधारय समस्त पद का एक उपपद दूसरे का विशेषण होता है। मैंने समझा दिया कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होता है, और बहुव्रीहि में क्या होता है, बहुव्रीहि में दोनों पद की ओर ना इशारा करके तीसरे पद की ओर इशारा करते हुए क्या होता है बहुव्रीहि समास। सबको सभी समझाया है। जैसे यहाँ पे बता भी रहे, मुख के बारे में बता रहे, शिव जी के बारे में पत्नी, यहाँ पे देखिए मेघनाथ की पत्नी का बता रहे, वस्त्र के, ऐसे सब जब बताने लगे ना किसके बारे में बता रहे, तो वहाँ क्या होते हैं बहुव्रीहि समास। और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य हो जहाँ पे वहाँ पे होता है ऐसा। तो गुड बाय फ्रेंड्स। अब मैंने अपना पापा पूरा समझा दिया। अगर आपको कुछ भी समझना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।